आप ये देखिए ना, हाउस ना चलने की वजह से ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। हाउस ना चलने की वजह से ही आज ये परिस्थितियां बन गई हैं कि अमित शाह इस कगार पे आके खड़े हो गए हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और कभी भी उनका इस्तीफा हो सकता है। हाउस ना चलने की वजह से ही ये परिस्थितियां बनी है कि प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट में जाने की हिम्मत नहीं कर रही है। ये हाउस ना चलने का ही नतीजा है। तो इसलिए हम इस चीज से आकलन करें कि हाउस को डिस्टर्ब करना काम विपक्ष का है और हाउस को चलाना काम सरकार का है, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो। मैं उसमें नहीं जाता, क्योंकि हम आप पिछले 10 साल का आकलन करिए और उससे पिछले 10 साल का आकलन कांग्रेस का करके आप, तो यही भारतीय जनता पार्टी तो और एग्रेसिव होकर हाउस को नहीं चलने देती थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आखिरी दिन सदन में मौजूद थे, लेकिन वो कुछ बोलते, उम्मीद तो यही की जा रही थी, लेकिन उनके बोलने से पहले ही ओम बिरला ने सदन स्थगित करके टाटा बाय बाय कर लिया। उन्होंने कहा कि अब सब लोग जाओ, अपने घर जाओ, हो गया जो होना था। 19% इस बार लोकसभा की प्रोडक्टिविटी रही है, ये जानकारी किरण रिजिजू ने दी है। तो आखिरकार इतनी मजबूरी, इतना डर और इस देश के भविष्य को लेकर जो चर्चा सच में होनी चाहिए, क्या हो पाई इस बार, करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे सुधी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ, आपने तो लंबे अरसे तक जो है संसद को कवर किया, राजनीति को बड़े करीब से देखा है। कभी ऐसा देखा है कि पूरा सत्र चला जाए और जो सरकार के मुखिया हो वो सदन में झांकने तक ना आए, और आखिरी दिन आए भी, सबको उम्मीद हो कि कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो कहेंगे, अपनी बात तो रखेंगे, आखिरी दिन ही सही, लेकिन 4 मिनट भी अगर सदन ना चल पाए, मोदी, शाह जी, राहुल गांधी या पूरे विपक्ष के सामने टिक ना पाए अगर चंद मिनट भी, तो फिर इसे डर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। हिमांशु देखिए, कल जब अमित शाह जी का वक्तव्य आया था और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज अमित शाह जी की थी, तो हमें कल ही लगने लगा था कि ये सदन का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अगर इनको सदन का सामना करना होता तो ये मीडिया का सहारा नहीं लेते। और मीडिया में भी आपने देखा होगा कि सिर्फ इन्होंने 2 एजेंसी को बाइट दी थी, बाकी मीडिया को भी दूर रखा इन्होंने। 90% गोदी मीडिया ही अंदर रहता है हाउस में, उसको भी विश्वास नहीं किया कहीं कोई क्रॉस क्वेश्चन ना पूछ ले इनसे, इसलिए इन्होंने एजेंसी के भोंपुओं को अपना बाइट दी। एजेंसी वाले तो जनरली बाइट कलेक्टर होते हैं, बाइट उन्होंने ले ली और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दी, वो चैनलों पे चली। तो हमें तो कल ही लग गया था कि ये सामना नहीं करेंगे और मैं तो शाम तक, रात तक सोचता रहा कि क्या रणनीति हो सकती है, क्या जो इतने बड़े चाणक्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े रणनीतिकार हैं, यार इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे, ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो मेरे दिमाग में ये आया और मैंने ट्वीट भी किया रात को कि अगर अमित शाह जाके 11 बजे हाउस में बैठ जाते हैं और बैठ के वहां पे शुरू होता है, जो भी हो हंगामा होता है, उसके बाद ये खड़े होकर अगर बोलना शुरू कर देते हैं या ये संसद का सामना कर लेते हैं, तो कहीं कोई ऐसा पैंतरा तो नहीं पा लिया इन्होंने कि ये धराशायी कर दें विपक्ष को। हमें इस तरह के उद्देश्य, इस तरह की चीजें भी हमारे दिमाग में आ रही थी। लेकिन हुआ ये कि जैसे आप कई सारी फिल्में देखते हैं, खासकर हिंदी मूवी देखते हैं, उसमें एक विलन होता है और उसका बड़ा दबदबा होता है और उसको एक नौजवान आता है, कोई पढ़ाई करने, कहीं कुछ करने आता है और उसके गुंडे उसको पीटते हैं और फिर वो जो है वो दबंग आ जाता है वहां पे और सब बाजार में सब डर के लोग कोने में छुप जाते हैं और वो उसको ठोक देता है और इतना आसानी से वो निपट जाता है कि उसकी सारी चीजें धराशायी हो जाती हैं और उसका जितना बड़ा दबदबा था वो सब खत्म 1 सेकंड में हो जाता है। तो मैं तो ये तस्वीर देख रहा हूँ और आज तो महामानव भी आ गए। आज तो दोनों सरेंडर की मुद्रा में दिखाई दिए। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जब सदन में वंदे मातरम का जो है गीत चल रहा था, सर झुकाए खड़े हुए थे, आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि अगर हम कांग्रेस के खेमे में देखें, विपक्ष के खेमे में देखें, वहां कई सांसदों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि नजारा ही ऐसा था। और जैसे ही वंदे मातरम खत्म हुआ, जो ज्ञान दे रहे थे कई दिनों से स्पीकर, जो
वो बता रहे थे कि भाई हाउस चलने देना चाहिए, देश भी चाहता है सदन चले, लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं, करदाता का टैक्स जा रहा है, वो दुनिया भर का ज्ञान सब देते थे। आज कोई ज्ञान उन्होंने नहीं दिया। आज उनका संबोधन भी नहीं हुआ। हम कम से कम उनका संबोधन 1 डेढ़ मिनट सुन लेते थे। आज कुल ही उन्होंने 1 मिनट में सारा मामला निपटा दिया और सीधा उन्होंने अनिश्चित काल के लिए हाउस को एडजर्न करके, और कितनी तेजी से वो भागे। आपने अगर वो विजुअल देखे हों, तो बड़े आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हमारे सामने आई। अब अगर हिमांशु जी, आपका अगला सवाल ये है कि ये क्यों डरे? ऐसा क्यों हो रहा है? इस बीच में क्या हुआ? कोई पैंतरेबाज़ी ये क्यों नहीं कर पाए? इन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की। आपको याद होगा पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र गए थे, उसके बाद तमिलनाडु भी गए थे, उसके बाद आंध्र प्रदेश भी गए थे, उसके बाद जो है शायद कर्नाटक भी गए थे। तो तमाम जगहों से सांसदों ने इनको ठेगा दिखा दिया। और आपने देखा कि परसों तो तमिलनाडु की विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ बिल पारित कर दिया गया और डीएमके उनके पक्ष में खड़ा हो गया सरकार के। तो वहां से कहीं ना कहीं निराशा इनको हाथ लगी है। और जो इनको लग रहा था कि हम परिसीमन ला के सब कुछ जो है अपने पाले में खींच लेंगे और परिसीमन ला के हम बहुत बड़ा करिश्मा कर देंगे, वो परिसीमन के चक्कर में एफसीआरए बिल भी नहीं ला पाए। क्योंकि एफसीआरआई में लपेट के इस बार परिसीमन को लाना चाहते थे, जिस प्रकार से पिछली बार महिला बिल में लपेट के परिसीमन को लाना चाहते थे, क्योंकि परिसीमन अकेला तो नहीं ला पाए। तो ये जो इनका जो सारे सपने थे वो धरे रह गए और ये जो मामला इनका हुआ है, आपको ये देखना होगा हिमांशु कि पिछले चंद महीनों में, हालांकि देखिए मोरल डाउन तो 2024 के रिजल्ट से इनका हो गया था। हम जैसे लोग जो औसत बुद्धि के विश्लेषक हैं, पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, 2024 के बाद से बहुत ज्यादा दबाव में, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो चाणक्य अमित शाह हो, और चाहे पार्टी के दूसरे लोग हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। जैसे कई सारे मजबूर भी तो केंद्रीय मंत्री हैं, उसमें भाई आपके राजनाथ जी हैं, दूसरे लोग हैं, गडकरी हैं, वो तो बेचारे ढोल बजा रहे हैं वैसे ही। उनके ढोल में आवाज नहीं आ रही, लेकिन दिखाने के लिए ढोल बजा रहे हैं वो। आवाज तो इन्हीं के उसमें से आती थी। तो जिस प्रकार के निर्णय हुए, जिस प्रकार का ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ट्रंप ने कहा कि भाई हम युद्ध रोक देते हैं, और सारी चीजें ट्रंप ने बहुत बदतमीजियां करी, काउंटिंग होनी शुरू हो गई कि अभी उनकी 50 गलतियां हो गई हैं, अभी 60 गलतियां हो गई हैं, अभी ट्रंप की 100 गलतियां हो गई। हमें लगा कि भाई जो है ये जो एक वो पर्सन आता है ना कृष्ण जी की, उसमें कि वो शायद 100 माफ करेंगे, 100 गलतियां माफ करेंगे मोदी जी, और 51वीं गलती, 101 वाली गलती पे ट्रंप को लपेट देंगे मोदी जी। लेकिन वो शायद 101 भी क्रॉस कर गया और कुछ नहीं हुआ, टाइम टाइम फिश। तो तब से लगने लगा कि ये कुछ नहीं होगा और ये बहुत बुरी तरह से घबराए और डरे हुए हैं, अब ये कुछ नहीं करेंगे। तब से आज तक अगर आप देखेंगे, जो काम बड़े-बड़े नेता, जो काम बड़े-बड़े एक्टिविस्ट, जो काम बड़े-बड़े आंदोलनकारी नहीं कर पाए, वो हमारे छोटे युवाओं ने कर दिया, वो हमारे जेन ज़ी ने कर दिया। और जो जेन ज़ी कर रहा था पिछले दिनों से, उसमें जेन ज़ी अल्फा ने धक्का लगा दिया। जेन ज़ी अल्फा इस जेन ज़ी से भी खतरनाक लग रहा है। ये जेन ज़ी तो फिर भी थोड़ा-सा जो है आंदोलनकारी और सिद्धांतों की बात करता है। वो तो सीधा डीएम के ऑफिस में घुस जा रहा है। और मैंने तो एक वीडियो देखी यूपी की, 15 दिन पुरानी वीडियो होगी लगभग वो। एक लड़का है वो डीएम से बहस करता है और ये कहता है ये काम कराइए, डीएम कहता है कि हम देखते हैं। इसको बोला नहीं देखना नहीं है, इसको कराइए। तो जब ये इस तरह के लोग सवाल पूछने वाले आ जाएँगे, फिर इस तरह के लोगों को बिस्तर बोरिया बाँध के निकल लेना पड़ेगा। ये परिस्थितियाँ देश में बन चुकी हैं, अब हमें लगने लगा है। और राहुल गांधी ने वही नस युवाओं की पकड़ ली है। आप देखें, चाहे कोटा का मामला हो, चाहे वो देहरादून का मामला हो, चाहे पिछले दिनों प्रयागराज का मामला हो, वो दुखती रग पे हाथ राहुल गांधी ने रख दिया है। और जब-जब आप इन तथ्यों में घुसते हैं, जब देखते हैं, आपको नीचे दीमक लगी हुई निकलती है, चोरी डकैती दिखती है वहाँ पे। तो अभी खबरें आ गई हैं कि भई जिस हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो ऐतिहासिक है, उसमें किस प्रकार से उसको बर्बाद करने का काम चल रहा है। किस प्रकार से वहाँ पे ऐसे लोगों को लगाया गया जो उस काबिल नहीं है।
वो चीजें खुल के बाहर आने लगी। और उसकी सबसे बढ़िया रिपोर्ट करने वाला, सबसे बढ़िया जानकारी देने वाला वहीं का युवा है जो भुक्तभोगी है। तो वो देख रहा है। तो जब वो देख रहा है तो सवाल भी उसी को पूछना पड़ेगा और करना भी उसी को पड़ेगा। राहुल गांधी तो खाली सपोर्ट कर सकता है या विपक्ष तो खाली सपोर्ट कर सकता है। करना तो युवाओं को ही पड़ेगा। अगर यूनिवर्सिटी को बिल्कुल। ठीक करना है तो उन्हीं उन्हीं विद्यार्थियों को, उन्हीं छात्रों को करना पड़ेगा। हॉस्पिटल को ठीक करना है तो उन्हीं मरीजों को और उनके परिवार को करना पड़ेगा जो वहां इलाज करा रहे हैं। तो अब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जब तक लोग खड़े, अब आप बताइए हाईवे धंस रहा है 60 पे, भाई 60 किलोमीटर पे हाईवे धंस गया। तो हाईवे धंस रहा है कानपुर में, लखनऊ में, और उसको ठीक कराने क्या केरल के लोग आएंगे? तमिलनाडु से लोग आएंगे वहां सवाल पूछने बिल्डर से और सरकार से? वहां के लोग क्यों नहीं पूछ रहे? स्थानीय लोग क्यों नहीं आ रहे हाईवे पे कि भाई ये चोरी डकैती आप कर रहे हो, हमारे पैसे से हमारी रोड बना रहे हो, हमसे टोल टैक्स ले रहे हो और ये सड़कें धंस रही हैं? ये सवाल कौन पूछेगा भाई? तो अब ये मुझे बिल्कुल। लगता है कि सवाल पूछने वाले लोग खड़े हो गए। जी। हम्म। अच्छा, इनकी ही पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं ऐसे ऐसे मुद्दों पर जिसका जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी के पास होना, उनके शीर्ष नेतृत्व के पास होना। एक तरफ तो हम देख रहे हैं खड़गे जी हल्द्वानी जा रहे हैं तो वहां पर शुद्धिकरण चल रहा है, अखिलेश यादव कन्नौज में मंदिर जाते हैं तो वहां पर मंदिर को धोया जा रहा है। ये राजनीति कर रहे हैं। पर इन्हीं के नेता आर के सिंह मंत्री भी रहे, वो कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ हो रही है चाइना की तरफ से। जो पोस्ट है वो चाइनीज जो लोग हैं उन्होंने कब्जा कर लिया। और पिछले कुछ दिनों से दो चार लोग जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उनके वीडियोस भी निकलकर सामने आए। वो कह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद हम चाइना में चले जाएंगे, हम चाइनीज हो जाएंगे। अभी हम हिंदुस्तान में, हम सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो उस मोर्चे पर कहां पर सरकार खड़ी है, वो तो बहुत ज्यादा, मतलब वो असली मुद्दा तो है वो कि हम, चाइना हमारी जमीन कब्जा रहा है और हम चुप बैठे हैं क्या? देखिए हिमांशु, आपने 2 सवाल पूछे हैं। एक तो सबसे पहले जो शुद्धिकरण की आप बात करते हैं, ये जो प्रोपगेंडा है, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना प्रोपगेंडा है कि आप लोगों को अपमानित करने के लिए, लोगों में मतभेद पैदा करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए इस तरह के प्रोपगेंडे चलाते रहते हैं। आप पहले हिंदू-मुस्लिम चलाते थे, अब आपको हिंदुओं के अंदर भी डाइवर्जन करना है तो वहां पे फिर ये शुद्धिकरण का कार्यक्रम शुरू कर दीजिए। फिर आप जातिवाद पे आ जाइए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना एजेंडा है। लेकिन ये एजेंडा अब जो है बहुत चल चुका है, काट की हड्डी बहुत बार चढ़ चुकी है। अब इसमें कोई दम बचा नहीं। नहीं तो आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री आवास खाली किया था, उसका भी गंगा जल से शुद्धिकरण हुआ था। और बाद में एक हम्म। नैरेटिव बनाया गया था कि नलके उखाड़ ले अखिलेश जो है, जो 5 साल के सीएम हो, वो नलके उखाड़ ले गए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो मीडिया अभी देख लिया ना, वही मीडिया है, मीडिया के हैंडल करने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश के, जो योगी जी के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ जोड़े फोटो लगा रहे हैं, जो कहीं जापान की फोटो, आके फूलों की फोटो लगा दे रहे हैं। वही तो मीडिया है आज भी, जो मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, वही तो एजेंसी है। तो ये एजेंसी क्या नैरेटिव बनाती, क्या ये सब चलता रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है अरुणाचल का। चाइना हमारी सीमाओं को छेड़ता रहता है, वहां पे गड़बड़ियां करता रहता है, वहां पे घुसपैठ करता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है हिमांशु। वाजपेयी जी की सरकार थी और उसमें डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडीज थे। और मैंने डायरेक्ट सवाल उनसे पूछा था पार्लियामेंट के प्रांगण में कि सर ये जो चर्चा आ रही है, ऑफ द रिकॉर्ड तो कुछ सच बता दीजिए हमें। तो उन्होंने बड़ी साफ़गोई से, बड़ी ईमानदारी से मुझे निजी तौर पे बताया था, हम 3-4 पत्रकार थे। उन्होंने ये कहा था कि चाइना इतनी बड़ी ताकत है, हम उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। और वो ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पे घुसता है, कब्ज़ा भी काफ़ी हद तक उसने किया हुआ है। ये बात तो मैं आपको 2001-2002 की बता रहा हूँ। 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उसके बाद तो कितना क्या हो गया होगा, आप सोच भी नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है, इसलिए इस पे हर आदमी बोलता नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से हमने चाइना के राष्ट्रपति को झूला झुलाया, गले लगाया, गलबैया डाली, उससे वो रास्ता सीधा खुल गया है। और अब हम मिमियाने के अलावा उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हमारे महामानव की यात्राएं हुई, जिस प्रकार से उत्पत्ति हमारे जो है
विदेश मंत्री की चाइना से रिलेटेड हुई, वो सारी चीजें देखने वाली बात है। दूसरी बात आप जो आर के सिंह की करते हैं, ये वही आर के सिंह है जो 10 साल तक इसी भारतीय जनता पार्टी की मलाई खाए। ये वही आर के सिंह है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान ये गृह सचिव थे और ये भगवा आतंकवाद और ये आरएसएस को आतंकवादी बताते थे। फिर ये आरएसएस के गुण गाने लगे। तो इस तरह के व्यक्ति जो बीच-बीच में सवाल उठाते हैं, ये खुद संशय के घेरे में हैं। इनकी बातों पे क्या विश्वास करना? और आज आपको याद आया है 13 साल के बाद? अभी तक कहाँ थे आप? आप अगर यही चीज़ करनी थी, मंत्री रहते हुए अगर आपकी इतनी हिम्मत थी, तो मंत्री रहते हुए आप ये बोलते। आपकी बात पर लोग विश्वास करते। लोग कहते कि देखिए कितना निस्वार्थ व्यक्ति है, अपना मंत्रालय भी दांव पे लगा दिया। अब आपको बाहर कर दिया गया है। अब आपको मोदी जी पूछ नहीं रहे हैं, इस सरकार में कुछ मलाई मिल नहीं रही है, तो आपने भाषणबाजी शुरू कर दी। तो ये आप जो है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है देश के लिए कि इस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं और ये इस तरह के लोग जानकारी देते हैं। ये निजी निजी स्वार्थी लोग हैं। ये अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर वास्तव में ये देश के लिए बात कर रहे हैं, तो ये 13 साल चुप क्यों थे? अभी तक क्यों नहीं बोले? इनके ऊपर ये सवाल। हम्म। अच्छा सर, एक चीज और, लोकसभा में ये किरण रिजिजू की तरफ से बताया गया है कि लोकसभा का जो प्रोडक्टिविटी थी, जो काम हुआ, वो 19% रही और जो राज्यसभा की थी वो 39% रही। 12 बिल पास करवाए गए। सवाल ये है कि आम जनता का पैसा अगर लगाकर संसद चलाई जा रही है, जिसमें न महामानव पहुंच रहे हैं, न चाणक्य पहुंच रहे हैं, और आखिरी दिन पहुंच भी रहे हैं तो भी 2-4 मिनट में जो है सदन स्थगित हुआ जा रहा है निश्चित काल के लिए, तो फिर ये सदन चलाने की जरूरत ही क्या है? क्यों जरूरत है सदन चलाने की? 19% काम हुआ है। ये काम तो आप जो है 1-2 दिन में कर सकते थे। ये आपने 20 दिनों की नौटंकी क्यों की? अब आप और अमित शाह जी उधर कह रहे हैं कि हम जाकर करें क्या, क्योंकि हम जाएं और वहां बैठे, विपक्ष तो संसद चलने नहीं दे रहा है। तो ये इतने मजबूर है, सरकार इतनी मजबूर है, तो संसद क्यों चला रही थी? देखिए हिमांशु, आपको ये समझना होगा कि ये जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि संसद में इतना पैसा खर्च हुआ, संसद का इतना नुकसान हुआ, संसद का ये हुआ, ये एक अलहदा इश्यू है। मुझे नहीं लगता कि संसद का नुकसान हुआ, नहीं हुआ, संसद तो चलेगी, संसद तो बनी है चलने के लिए। संसद में तो चीजें होती ही हैं। आप उसका कैसे सदुपयोग, अगर आप गाड़ी लेके आए हो 20 लाख की, उसमें पेट्रोल डालोगे, उसको चलाओगे। अगर खड़ी कर दोगे उसको, तो किस्तें तो जाती रहेंगी उसकी। वो तो खराब हो जाएगी, 3 महीने के अंदर आपको उसकी सर्विस भी करानी है अगर गाड़ी ली है तो। बात ये है कि संसद बनी इसी काम के लिए है। हम उस संसद का कितना प्रयोग कर रहे हैं, कितना सदुपयोग कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। बात ये है कि संसद इसलिए बनी है कि वहां पे पक्ष विपक्ष अपने मुद्दे रखे। आपको मैं एक पुरानी चीज याद दिलाता हूँ, कांग्रेस के जमाने की, वाजपेयी के टाइम की भी बताता हूँ। ये परिस्थितियां कई बार कांग्रेस पहले भी पैदा करती थी, हाउस को ना चलने दे। विपक्ष कोई भी हो, विपक्ष क्यों दबाव बनाता है कि वो हाउस में हल्ला करे, ना चलने दे, सरकार पे दबाव बनाने के। और ये हमारी खूब बातें मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। जब राज्यसभा में अरुण जेटली राज्यसभा के नेता थे, जहां आज खड़गे हैं, और लोकसभा की नेता थी, जहां आज राहुल गांधी है, वहां सुषमा स्वराज होती थी। तो सुषमा स्वराज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जो आप बात कर रहे, तब भी हम कहते थे कि भाई इतने दिन से पार्लियामेंट नहीं चल रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है। तो सुषमा स्वराज ने कहा था ये नुकसान हो रहा है, ये नुकसान उस नुकसान से बड़ा है जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, उससे आकलन करिए। तो आज अगर आप हाउस की बात करते हैं कि हाउस अगर इतने दिन नहीं चला है, तो उससे जो नुकसान हुआ है, फायदा कितना हुआ है, आवाज कितनी उठी है, हमारी बात कितनी सुनी गई है। आप ये देखिए ना, हाउस ना चलने की वजह से ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। हाउस ना चलने की वजह से ही आज ये परिस्थितियां बन गई हैं कि अमित शाह इस कगार पे आके खड़े हो गए हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, और कभी भी उनका इस्तीफा हो सकता है। हाउस ना चलने की वजह से ही ये परिस्थितियां बनी है कि प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट में जाने की हिम्मत नहीं कर रही है। ये हाउस ना चलने का ही नतीजा है। तो इसलिए हम इस चीज से आकलन करें कि हाउस को डिस्टर्ब करना काम विपक्ष का है और हाउस को चलाना काम सरकार का है, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो। मैं उसमें नहीं जाता, क्योंकि हम आप पिछले 10 साल का आकलन करिए और उससे पिछले 10 साल का आकलन कांग्रेस का करिए आप। तो यही भारतीय जनता पार्टी तो और एग्रेसिव होकर हाउस को नहीं चलने देती थी और वो भयंकर सवाल पूछती थी।
और कांग्रेस के लोग उसके जवाब देते थे। प्रधानमंत्री भले ही कम बोले, भले ही आपने उनका नाम मोहन सिंह रख दिया हो, लेकिन मौन रहने वाले मोहन सिंह पार्लियामेंट में अब जवाब तो देते थे। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते थे गाए बगाए। आप बताइए 13 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है क्या? मोदी जी अपने घर में बुला के अपने पसंद के लोगों को बुला के इंटरव्यू देते हैं। कोई पूछ रहा है आम कैसे खाते हैं, कोई पूछ रहा पर्स जेब में रखते हैं क्या, कोई पूछता मोर को दाना आज कितना खिलाया। ये सवाल है प्रधानमंत्री से पूछने वाला। और अब तो तो उसकी इसलिए भी जरूरत नहीं है सर, अब तो गोदी मीडिया की भी जरूरत नहीं है। वो सीधे फोन खोलते हैं, उसमें जो स्क्रिप्ट लिखी होती है वही पढ़ देते हैं, क्योंकि अब जो है उनको मीडिया की भी जरूरत नहीं है जो आकर जो है उनको कुछ भी मतलब उन्हीं के फेवर वाले सवाल भी पूछ ले। वो सिर्फ एक तरफा मन की बात करते हैं, अब वो फोन पे कर लेते इसीलिए हैं। जेनजीज के साथ इसीलिए तो उन्होंने ऐसा ही इसीलिए किया। नहीं, इसीलिए हिमांशु मैं कह रहा हूं ना आपको, ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं इनके सामने, ये उसी का नतीजा है कि हाउस इतने दिन डिस्टर्ब रहा है। और आज जिस प्रकार से ये भागे हैं एकदम से, हिम्मत नहीं कर पाए हैं हाउस का सामना करने का, ये भी तो हाउस न चलने देने का ही नतीजा है। जिस प्रकार से विपक्ष बाहर आके प्रांगण में पार्लियामेंट के आंदोलन कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। आपने देखा आज विपक्ष के कांग्रेस के पवन खेड़ा और दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई 36 इंच का बंदर कहाँ है वो, उस तरह के नारे बाहर लग रहे हैं। तो इतना दबाव सरकार के ऊपर बना हुआ, उसको काउंटर करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान सांसद थे वो कहाँ है आजकल, दिख नहीं रहे। कहाँ है वो निशिकांत दुबे, कहाँ है वो दूसरे लोग, वो गायब है। वो मोर्चा लेना चाहिए उनको विपक्ष से, वो भी गायब हो गए। तो ये परिस्थितियां इसीलिए बनी है कि हाउस को विपक्ष चलने ही नहीं दे रहा है। जी। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं, जॉइन बटन पर क्लिक करके। बहुत-बहुत धन्यवाद।